गुड आफ्टरनून क्लास। आज हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है लाइसोसोम्स। आज हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं लाइसोसोम्स, उनकी कॉम्पोजिशंस क्या होती है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनका अस्तित्व क्या है उसके अंदर, सेल के अंदर में वो कैसे कैसे फंक्शंस करते हैं, उनकी डिसीज़ेस क्या है। तो आज हम वो सारा का सारा आप देखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि लाइसोसोम्स होते क्या हैं। पहले तो हमको ये समझना होता है कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम्स अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें, लाइसोसोम्स के वे में देखें तो लाइसो मीनिंग हो जाता है स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन, यानी किसी भी चीज़ को तोड़ना। और सोम्स का मीनिंग होता है बॉडी, यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाला ऐसा ऑर्गेनेल जो उसके अंदर डाइजेशंस और ब्रेकडाउन का फंक्शन करे। ठीक है। और इसका सबसे पहले इसको किस साइंटिस्ट ने डी 1995 में इसको दिया था। इसको डी ने 1949 में दिया था, जब उन्होंने सेल के ऊपर, सेल बायोलॉजी के ऊपर स्टडी करा था। तब उन्होंने ये चीज़ देखी कि सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेल भी है जो कि सेल के अंदर से निकलने वाले रॉ मटेरियल्स या आइदर वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करता है। कैसे बने होते हैं ये कॉम्पोजिशंस, इनकी कॉम्पोजिशंस क्या होती हैं। ये प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम्स से होते हैं। एंजाइम्स है ना, इनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है वो कैसे मिलकर बना होता है, प्रोटीन्स, लिपिड्स से। और ये इनके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स क्या क्या किस टाइप के होते हैं, हाइड्रोलाइसिस के होंगे या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे, जो कि क्या करते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वो होते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में, है ना, वाटर की प्रेजेंस में किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन बहुत इजीली कर लेते हैं। ये लाइसोसोम्स ऐसे फंक्शन करते हैं। देखो, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है ना, सपोज़ करो ये आपका कोई सेल है, ऐसा है ना। इसके बीच में यहाँ न्यूक्लियस हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका न्यूक्लियस एनवेलप हो गया, न्यूक्लियस एनवेलप हो गया, है ना। यहाँ आपका माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाता है आपको, ये आपका है ना। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपकी गोल्जी बॉडी हो जाती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका मिल जाता है। ये आपका आर वाला पार्ट, इसके ऊपर ऐसे क्या होता है, स्मूथ वाला पार्ट, है ना। यहाँ पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये होते हैं आपके लाइसोसोम्स। सेल के अंदर लाइसोसोम्स कैसे फंक्शन करते हैं, जैसे सेल में और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं ना। तो जैसे कि अब माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक टाइम तक कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया, लाखों की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो कोई ना कोई सेल कभी ना कभी वो ऑर्गेनेल डेड तो होगा, उसका टाइम लिमिट तो होगा। तो जब वो डेड होगा तो उस कंडीशन में उसको भी वो सेल के अंदर अगर उसको नहीं डाइजेस्ट किया जाएगा तो क्या होंगे, इकट्ठा होते चले जाएंगे और सेल को इन्फेक्टेड करने का स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, लाइसोसोम्स यहाँ पे ये काम करता है कि कोई भी डेड सेल्स हो, कोई भी डेड सेल्स हो या कोई अदर कोई डाइजेशन का काम है ना, वो फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ में यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स का सिंथेसिस करना, है ना। ये जब ये प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसिस हो रहा होता है, उस टाइम पे क्या होता है, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल तो निकलते ही निकलते हैं ना। वो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं आपकी गोल्जी अपैरेटस में। तो गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, उनको उस रॉ मटेरियल को एक्सेप्ट करते हुए उनको मॉडिफाई कर देते हैं उन मटेरियल्स को। और वो क्या करते हैं, एक नया मॉडिफाई करने की वजह से क्या होता है, हमें न्यू मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना।
ये आपका गोल्जी अपैरेटस है। जब आप इसको सेल के वे में पूरा कंटिन्यू में देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से अटैच्ड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे, वो ये काम कर रहा है कि जैसे जैसे सेल के अंदर फंक्शनल होती जाती है, डुप्लीकेशन होता है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, प्रोटीन का सिंथेसिस होना होता है, लिपिड्स का सिंथेसिस होता है ना, तो ये अपने अपने फंक्शन करते हैं। तो उसके बाद में कुछ वेस्ट मटेरियल और कुछ रॉ मटेरियल निकालते हैं। वेस्ट मटेरियल वो जो कि सब कुछ होने के बाद में एक डेड चीज़ बच जाती है, और रॉ मटेरियल वो कि सिंथेसिस होना जब स्टार्ट हो रहा होता है और उससे पहले निकलने वाला कुछ स्टफ़ है ना, वो रॉ मटेरियल जैसे इसमें शिफ्ट होगा गोल्जी अपैरेटस में। यहाँ पर जो सिस वाला पार्ट होता है, यहाँ पर जो गोल्जी अपैरेटस भी एज वेल एज आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही स्ट्रक्चर होता है। इनमें भी सिस पार्ट होता है, सिस्टर्नल पार्ट होता है, और ये भी एक रोड शेप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं मॉडिफाइड लाइसोसोम्स में, मॉडिफाइड लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। फिर क्या होता है कि देखो यहाँ पे अब कॉम्पोजिशंस इसकी ऐसी है कि प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम्स से मिलकर बने होते हैं। लाइसोसोम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस करते हैं, है ना, डाइजेशन का फंक्शन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेशन का फंक्शन, कैसा भी डाइजेशन फंक्शन हो, वो क्या करेंगे, उसको हाइड्रोलिटिक के ही नेचर के वो होते हैं, हाइड्रोलिज एंजाइम्स होते हैं वो। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वर्क बेस्ट इन द एसिडिक एनवायरनमेंट। क्या होता है कि जो आपके लाइसोसोम्स होते हैं उनको चाहिए होता है पीएच, एक स्पेसिफिक पीएच के अंदर भी फंक्शंस करते हैं ना। जैसे हमारे जो आपके जो सेल होता है ना, जैसे मान लो कि आपका सेल है, सेल में जो साइटोसोल होगा ना, साइटोसोल का एक स्पेसिफिक क्या होता है, एक पीएच होता है। वो उसका पीएच क्या होता है, एक न्यूट्रल पीएच होता है, जो सभी ऑर्गेनेल्स के लिए क्या होता है, एक अच्छा वातावरण हम कह सकते हैं, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है जो सभी ऑर्गेनेल्स के लिए बेटर होता है। लेकिन क्या होता है कि लाइसोसोम्स कैसे बेस्ट फंक्शन में काम करते हैं, लाइसोसोम तभी अच्छे से काम करते हैं जब वो एसिटिक फॉर्मेशन या एसिटिक एनवायरनमेंट में हो। अगर सपोज़ करो किसी टाइम ऐसा हो जाए कि अगर ये हल्के से ये इसका जो सेल वॉल है वो हल्का सा नेकेड हो जाए, नेकेड पोर्स में हो जाए, तो उसमें से निकलने वाला जो एसिटिक एनवायरनमेंट या एसिटिक पीएच होगा वो क्या होगा, आपके साइटोसोल में मिलेगा और इतना ज़्यादा फंक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं कि अगर ये पूरा वर्टिकली ब्रेकडाउन हो जाए, इसका पूरा वर्टिकली ब्रेकडाउन हो जाए, तो सेल्स क्या होगा, सेल एकदम से सेल के अंदर चला जाएगा और सारे सेल्स को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, सारे ऑर्गेनल्स के फंक्शंस को डिस्टर्ब करके और उनके सारे फंक्शनल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस वजह से सेल भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा और ऐसे टाइम पर क्या होगा कि हमारे सेल्स में इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो जाएगा या अदर हमारा सेल डेड हो जाएगा। ऐसे करते कई सारी डिसीज़ेज़ भी हमको देखने को मिलती है ना। अब देखो यहाँ देखो, अगर सेल बर्स्ट होता है तो क्या लिखा है, इफ़ दे बर्स्ट दे कैन डिस्ट्रॉय सेल बाय द सेल डाइजेशन। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये सेल के सारे ऑर्गेनल्स को खाने भी स्टार्ट कर देते हैं ना। तो ये धीरे धीरे करके सेल के एक ऑर्गेनल्स को खाना स्टार्ट कर देंगे तो सारा सेल ही डिस्टर्ब हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि सेल डेड हो जाएगा, है ना। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग बोला जाता है। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि इनके जब कभी प्रोटीन्स और इनके सिंथेसिस, लाइसोसोम का डेफिनेटली फंक्शन ये होता है कि डाइजेशन, अगर ये इम्प्रॉपर डाइजेशन करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो एक्सेस स्टफ़ है वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसमें
सेल के अंदर एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा या स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका सेल में जगह ही नहीं है ऑर्गेनेल्स के अलावा भी, तो वो कहाँ, वो इतना सारा गैबेज कहाँ स्टोर करके रखेंगे। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि हमारा सेल लाइजोसोम्स क्या करता है, डाइजेशन कर देता है उन चीज़ों का। लेकिन अगर वही डाइजेशन प्रॉपर ना हो तो वो चीज़ें भरना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे 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 सेल को क्या करेगा, वो समझ नहीं पाएगा कि मुझे किस चीज़ को डाइजेशन करना है, किस चीज़ को नहीं करना है। तो वो डाइजेशन के चक्कर में धीरे धीरे सेल के ऑर्गेनेल्स को भी खाना स्टार्ट कर देता है, जिससे इसको क्या हो जाता है, सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। या हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सेल वॉल है लाइसोसोम्स का, ये सेल वॉल है, अगर ये थोड़ा सा ओपन होता है हल्का सा और इसमें से निकलने वाला जो लिक्विड है या बोल दो जो इसके अंदर प्रेजेंट एसिडिक एनवायरनमेंट है, वो अगर बाहर आकर के साइटोसोल में हल्का फुल्का मिलता है तो उससे सेल को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये पूरा ही बर्स्ट हो जाए, ये पूरा ऐसे ही ओपन हो जाए, सडनली ओपन हो जाए, तो इसके अंदर होने वाला कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो फॉर्मेशन होगा वो क्या करेगा, पूरे सेल के ऑर्गेनल्स को किल कर देगा। इसीलिए यहाँ बोला जा गया है इफ़ दे बर्स्ट दे कैन डिस्ट्रॉय सेल बाय सेल्फ डाइजेशन, और इसीलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। आगे की वीडियो में हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं सेल के, आपके लाइसोसोम्स के फंक्शंस क्या होते हैं। इसमें लिखा है कैरी आउट इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। कैरी आउट इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मतलब कि जैसे कि यूनिसेल्युलर और इंट्रासेल्युलर होते हैं ना। तो यूकैरियोटिक्स में ऐसा होता है कि सेल के अंदर में एक प्रॉपर फंक्शन करना पड़ता है, जिससे क्या करता है, सेल के अंदर खाना बनता है, भोजन बनता है। लेकिन जो यूनिसेल्युलर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एमीबा, तो एमीबा क्या करता है कि सेल के अंदर जैसे ही वो सिंगल सेल होता है, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं होता, फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन का काम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर ही क्या करते हैं, सारे खाने को गिलने का काम करते हैं, निगल लेते हैं। तो ऐसे यहाँ देखो, समझ करो ये कोई उसका फूड है ना, कुछ भी ऑर्गेनेल या कोई भी मान ले कोई अदर सेल है, उसको क्या, अगर इसको अपने अंदर एडजस्ट करना होगा तो ये क्या करेगा, उसको अपने स्ट्रक्चर से फैल करके अपने अंदर क्या करेगा, निगल लेगा, और उसको क्या बोलते हैं हम, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, फिर हम इससे समझ सकते हैं कि हमारे सेल्स को डाइजेशन के लिए, कुछ प्रॉपर डाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा, क्योंकि हम हर चीज़ तो ऐसे ही नहीं लेते ना। हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन करता है ना, अलग अलग साइकिल्स को परफॉर्म करता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल, जो कि ह्यूमंस के अंदर, आपके लिवर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जनरली मेजरली फंक्शन वो वही करते हैं ना। इसका दूसरा मेन फंक्शन हमारा क्या है, ऑटोफैगी। ऑटोफैगी सेल्फ ईटिंग, अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग डैमेज्ड और वर्न आउट ऑर्गेनेल्स, है ना। ऑटोफैगी मतलब कि इससे समझ में आता है कि खुद चीज़ें खाना, खुद से खाना, या अपने आप ही चीज़ों को ख़त्म करते चले जाना। तो ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो भी सेल के अंदर डैमेज पार्ट है ना, सेल का डैमेज्ड पार्ट है, उसका इधर रिपेयर करना और उसको ख़त्म कर देना। या फिर आप देखो तो वर्न आउट ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, वो ऑर्गेनल्स जो ऑलरेडी बहुत टाइम से प्रेजेंट है सेल में और ख़त्म हो चुके हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं है या उन्होंने काम करना बंद कर दिया, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि ये ऑटोफैगी का वाला फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे से ये क्या करेंगे, सेल को, वो ऑर्गेनल्स को खाना स्टार्ट कर देंगे और ऑर्गेनल्स को सेल में से रिमूव कर देंगे, है ना। फिर आपका आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एजेड सेल। डिस्ट्रक्शन ऑफ एजेड सेल मतलब कि जो सेल बहुत पुराने हो चुके हैं, जिनका कोई काम नहीं है आपके सेल के अंदर में, या फिर आप सब फॉर एग्ज़ाम्पल आप अच्छा सा एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपके नेल्स के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है ना, आपका जो वाइट वाला पार्ट होता है, ये डेड सेल्स का काम करता है ना। तो आपके शरीर में प्रेजेंट होने वाले हर सेल्स को क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है ना, एज अ वेस्टेज के रूप में। तो जैसे जैसे वो बाहर चले जाते हैं, वो हमको, जैसे हमारे नेल्स होते हैं, जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे नेल्स बढ़ रहे, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारे डेड सेल्स होते हैं ये, जो धीरे 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 क्या कर
करते हैं, हमारे सेल्स उनको ऐसे गार्बेज के रूप में क्या करते हैं, बाहर निकालते चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारे सेल के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। अब जैसे बहुत माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई फंक्शन हो गया, ख़त्म हो गया, छोड़ दिया, उसको किल कर दिया, उसको खा गया। फिर जैसे कि आपका गोल्जी बॉडीज़ हैं, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो एक टाइम पे फंक्शन करना, परफॉर्म करना बंद कर देते हैं, तो उस टाइम पे उनका सेल के अंदर कोई काम नहीं होता, तो यह क्या करते हैं, धीरे धीरे उनका डाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और सेल को। फिर आता है हेल्प इन डेवलपमेंट प्रोसेस, है ना। तो डेवलपमेंट प्रोसेस क्यों बोला गया है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका सेल, है ना, जैसे जैसे ग्रोथ होती चली जाती है, सेल में ऑर्गेनल्स का भी ग्रोथ बढ़ता जाता है, उसके हिसाब से डाइजेशन और प्रॉपर मान लो फीडिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जैसे जैसे मान लो ये इसका बढ़ना है आपके लाइसोसोम्स में, जैसे जैसे फूड इंटर होता चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंटर होता चला जाएगा, है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा कि ऐसी कंडीशंस के अंदर जहाँ आपके शरीर में फूड आए जा रहा है और उसको डाइजेशन करना है, और उस डाइजेशन का प्रॉपर हेल्प काहे में करनी है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना है आपको डेवलपमेंट में। तो हमारे सेल के ग्रोथ में और उनके प्रॉपर फंक्शनिंग करने में किसका हाथ होता है, आपके लाइसोसोम्स का होता है। अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो आपका होता है डीजेनरेशन ऑफ टारपेड ऑफ फ्रॉग, है ना। जैसे फ्रॉग में हम देख सकते हैं, जब फ्रॉग का एग होता है और अब वो बनकर बाहर आते हैं, तो उसमें उनका मतलब नए जो फ्रॉग होते हैं, बेबी फ्रॉग्स होते हैं, उनसे पहले जब वो एम्ब्रियो टाइप में होते हैं, वो देखते हैं तो उसमें क्या होता है, पूँछ सी बनी होती है, उनके पूँछ टाइप स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाते हैं, उनमें वो पूँछ टाइप का स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है। तो ये भी लाइसोसोम की वजह से होता है, क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है, सबसे पहले फंक्शन करने का, परफॉर्म करने का काम करता है, जिसके अंदर ये होता है कि वो क्या करेगा, जैसे जैसे कोई चीज़, कोई ऑर्गेनेल का मतलब ही नहीं है बॉडी के अंदर होना, तो वो क्या करेगा, उसको वहाँ से रिमूव कर देगा और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर उसको दे देगा, है ना। लाइसोसोम्स में हम आगे अगर हम समझना चाहते हैं तो लाइसोसोम्स में हम इस तरह देख सकते हैं कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सिंपल वे में समझते हैं कि लाइसोसोम्स वो जो शरीर के अंदर, सेल के अंदर प्रेजेंट होकर के उनके डाइजेशन का फंक्शन करते हैं, आप जैसे जैसे उनको जो उनको फूड मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, चाहे वो डेड सेल्स हो, चाहे वो डेड ऑर्गेनल्स हो, अनफंक्शनल ऑर्गेनल्स हो, डैमेज्ड ऑर्गेनल्स हो, व्हाटएवर, तो उन सब को क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है एक तरीके से। जैसे कि हम और अच्छे एग्जांपल लेकर समझते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जाने के बाद में हमारे लीवर में एक एसिड प्रेजेंट होते हैं ना, हमारे लीवर में एसिड प्रेजेंट होता है, हमारे पेट में ऐसे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो उस खाने को क्या करते हैं, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करते हैं, है ना। ऐसे ही आपके सेल के अंदर, जैसे हम ओरली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम देखते हैं तो उसमें हमें दिखता है कि हमारी बकल कैविटी, हमारा एलिमेंट्री कनाल कैसे हेल्प करती है बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने में, है ना। ऐसे ही आपका लाइसोसोम करता है बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने में। जैसे लार्ज, आप एग्जांपल के लिए ले लो, जैसे कि लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को स्मॉल एमिनो एसिड्स में तोड़ना, लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स को स्मॉल सैकेराइड्स में तोड़ना, मोनोसैकेराइड्स में तोड़ना, मोनोमर्स में तोड़ना, है ना। ऐसे लिपिड्स को फैटी एसिड्स में तोड़ना, फैट्स में तोड़ना। तो ये सारे काम आपके लाइसोसोम्स के होते हैं। अगर ये सपोज़ करो कि ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना, अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, डिसीज़ कॉज होना स्टार्ट हो जाता है। डिसीज़ कॉज होंगी तो कैसे डिसीज़ हो सकती है, टे-सैक्स डिसीज़ ऑकर ड्यू टू द accumulation of lipids in brain cells which leads to mental retardation, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उसको टाई-सैक्स बोल सकते हैं, टे-सैक्स बोल सकते हैं। ये डिसीज़ ऐसी है जिसमें क्या होता है, लिपिड्स हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। कि अब आप इसको सपोज़ करो कि सेल ने खाना तो बनाया, है ना, और उसके लिए लिपिड्स, मान लो सेल्स के अंदर लिपिड्स बहुत ज़्यादा हो गए। जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने
क्या करा, लिपिड्स और उसका फॉर्मेशन करा। स्मूथ और एंडो ने, स्मूथ और रफ वाले पार्ट ने क्या करा, बहुत सारे लिपिड्स और प्रोटीन का फॉर्मेशन कर तो दिया, लेकिन क्या हुआ, हमारे लाइसोसोम्स ने लिपिड्स को लार्ज लिपिड्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉल लिपिड्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं किया, उसका ब्रेक डाउन नहीं करा। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, धीरे 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 उसमें ना ऐसे पैक्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे या जमा होने लग जाएंगे। और जब हमारे ब्रेन सेल्स में लिपिड्स हद से ज़्यादा स्टोर्ड होने लग जाते हैं तो हमारे सेल्स क्या प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाते। और इस कंडीशंस में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि या उसको बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम से फेस करना पड़ सकता है ना हम लोगों को। तो ये आपका लाइसोसोम्स हो गया है।